रिवायती तालीम ज़्यादा बेहतर है या कैम्ब्रिज तालीम नागुज़ीर हो चुकी है? और उसके साथ साथ दिलचस्प और वायरल स्टोरीज तो हम शामिल करते ही हैं जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही होती हैं। तो जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर मौसम की सूरत हाल जानते हैं, तो बताइए। आइए आपको वेदर अपडेट्स देते हैं। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। मूसलाधार बारिशों ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला जुम्मे तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। बेशतर इलाकों में काली घटाएं छाई हुई हैं। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 20 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां अक्सर अजला बादलों की लपेट में है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 29 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। सूबे के बेशतर अजला में बादलों का राज बरकरार रहेगा। फूलों के शहर पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 28 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। और अब जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का। सूबे के बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे और आज सुबह लाहौर समेत मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 30 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं, वहां पर टेम्परेचर आज ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की जानिब चलते हैं। सूबे के अक्सर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह तस्करा करते हैं सुबह सिंध के मौसम का। सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स बरकरार रहेगी। कराची का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग से तबाही मची है। चलास क्लाउड बर्स्ट के बाद लैंडस्लाइडिंग से खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक और कई अफराद लापता हो गए हैं, जबकि गाड़ियाँ पानी में बह गई हैं। मुतादिद राब्ता सड़कें बह गई हैं, कई रास्ते बंद हो गए हैं। और जो मनाजिर देखने को मिले हैं, जो फुटेजेस अब तक सामने आई हैं, वो बड़ी खौफनाक हैं, बड़ी दर्दनाक हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग किस तरह सैलाबी रैली की नज़र हुए और गाड़ियाँ बह गई उसके अंदर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में भी तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। बिजली का निज़ाम इन बारिशों के बाद मअतल हुआ। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। रावलपिंडी की खास तौर पर बात करें तो सैलाबी रैली में बाप और बेटी गाड़ी समेत बह गए।
ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और मेरे ख्याल में इस तरह की बारिशें रहमत होती है, लेकिन अब ये शदीद बारिशें मुसलसल हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जहमत बनती जा रही हैं। NDMA के मुताबिक अब तक बारिशों में मजमूई तौर पर 233 अफराद जाम बहक और 20 ज़ख्मी हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे तक आज़ाद कश्मीर, शुमाली और वस्ती पंजाब के मुतादिद इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी अवेयरनेस हम आपको दे रहे होते हैं डे बाय डे, हर रोज़ यहाँ पर आके आप प्लीज़ उस पर अमल करें। और ये जो दिन है कोशिश कीजिए सैरों पर मत जाए, कोई मसला नहीं है, समर वेकेशंस हैं, मत जाइए। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड इस तरह के बारिशें मुसलसल हो रही है, सैलाबी सूरत हाल है, रास्ते बंद हैं और जो लोग जा रहे हैं सैर पर वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। बिल्कुल जी, और आपने सही कहा कि समर वेकेशंस हैं तो बच्चों की तरफ से, फैमिली की तरफ से बहुत दबाव होता है कि जनाब आप हमें लेकर चलें और यही हमारी छुट्टियां फिर ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन ये जो सीज़न है ये बड़ा खौफनाक और ख़तरनाक सीज़न है। आपने देखा कि किस तरह लम्हों के अंदर पानी का रेला आता है और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है और कोई चाहकर भी वहाँ पर आपकी मदद नहीं कर पाता। बड़े बेयारो मददगार वहाँ पर होते हैं, तो इस तरह की जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए। और इस्लामाबाद की जो फुटेज सामने आई बाप और बेटी की गाड़ी में बह जाने की, ये अर्बन फ्लडिंग की मिसाल है। नजफ अगर आप देखें तो शहरों में भी जहाँ जहाँ पानी का रास्ता रोका गया है तो फिर पानी ने वहाँ पर अपना रास्ता खुद बनाया और इस तरह की सूरत हाल जो है पैदा हुई है और फिर उसके बाद इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात और हादसात देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि एक तो अर्बन फ्लडिंग का बहुत खदशा है और हो भी रही है, फैमिलीज़ को नुकसानात हो रहे हैं। ये सिर्फ दूसरे इलाकों में नहीं हो रहा बल्कि बहुत सारे ऐसे इलाके जो पोश एरिया हैं वहाँ पे भी पानी कहीं ना कहीं स्टक हो रहा है। इस पर मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे PDMA खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान अनवर शहजाद साहब, और अभी हमारे साथ वो मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अनवर साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, हम सब जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की सूरत हाल क्या है और कब तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई की गई है? मानसून का सीजन जारी है और मानसून जो है वो दूसरे फेज में इंटर हो चुका है और ये बारिशें जो हैं तकरीबन जुलाई के एंड तक जारी रहेंगी। लेकिन महकमे मौसमियात के वेदर आउटलुक को देखा जाए तो ये मानसून जो है इसमें मामूल से ज्यादा बारिशें बरसने का इम्कान है। अच्छा। PDMA की जानिब से जो है अभी जो रिसेंटली एडवाइजरी जो इशू की गई है वो मेरा ख्याल है कि मवासलाती निज़ाम भी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वो मुतासर हुआ है शदीद वजह से, तो इसी वजह से अनवर साहब से हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। लेकिन जो वो सूरत हाल बता रहे थे कि आप देख सकते हैं कि मानसून का ये तगड़ा स्पेल है, जो ताकतवर स्पेल है, ये जारी है और इसमें इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो इसमें सबको महफूज रहने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसी पैगाम के साथ लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। तो सियासी माहौल काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। PTI की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया था और उसी पर अमल दरामद अब हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। 9 मई वाक़यात के फैसले आना शुरू हो गए हैं। पंजाब में पहला बड़ा फैसला सामने आ गया है। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केसेस में पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर, रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और राना बिलाल एजाज समेत 70 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। उधर शेरपाव पुल जलाओ घिराव केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुलजिमान को बरी कर दिया है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 8 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। तहरीक इंसाफ ने 9 मई वाक़यात के तमाम फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। फैसलों से जाहिर हो रहा है कि अदालतें नाकाम हो गई हैं। बानी PTI समेत तमाम मुल्जिमान को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने 9 मई के फैसलों का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अदालत का फैसला
आईन व कानून के मुताबिक है। 9 मई के ओपन एंड शट केसेस हैं। सरकारी इमलाक पर हमले करने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। रियासत के रेट को चैलेंज करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। 5 अगस्त का चूरन बेचने वाले होश के नाखून नौजवानों को अपनी ख्वाहिश का ईंधन ना बनाया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। सर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है और 9 मई से मुतालिक मुकदमात के फैसले आना शुरू हो गए हैं। पंजाब में तो बड़ा फैसला आ चुका है पहला, जो कि है 9 मई वाकयात के फैसलों के मुल्की सियासत पर आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये जो दोनों फैसले कल ताबड़तोड़ आए हैं तो शॉकर था। एक तरफ हमसे कह रहे थे कि आपको अपोजिशन के बगैर गुजारा नहीं आपका पंजाब असम्बली में जी, और अपोजिशन ना हो तो बड़ा बुरा लगता है। और दूसरी तरफ आप अदालतें फैसले दे रही थी 10 साल कैद के, अब 60 लाख रुपए जुर्माने के, और किसी को बरी कर रही थी, किसी को सज़ा दे रही थी। तो ठीक है, ओके, फाइन, गुड। लेकिन ये कि मुझे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे इतराज़ है जो कल हुई हैं। एक तो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वकील उस वक्त कहाँ थे जब ये मुकदमात चल रहे थे, जब शेख वकास अकरम मुकदमे के किसी गवाह के बयान को अंडरलाइन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना रहे थे, तो उन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया था उस वक्त कि तजादात हैं? उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं कहा हाई कोर्ट से कि ये एक केस 2 अदालतों में चल रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये क्यों नहीं गए? अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये कितने वकील थे जो यास्मीन राशिद से और दीगर लोगों से जो कैदी हैं, मुस्तकिल कैदी हैं, जो मतलब कभी आए नहीं बाहर, इनसे कितनी बार मिले, ये कितनी बार जेल गए? ये अडियाला के सामने तो ये लाइन लगाए खड़े हो जाते हैं कि आप हमें बुला लो, कोई नहीं बुलाता है इनको अंदर। क्या ये कभी कोट लखपत गए, लाहौर आए, यास्मीन राशिद से, महमूद रशीद से इनसे मुलाकात की, या इनकी केस में वकील बने? कभी नहीं बने, कभी नहीं बने। ये हाई प्रोफाइल इमरान खान के केस में वकील होते हैं या नहीं होते? अब वो भी वकालत बड़े अजीब व गरीब हो रही है। दूसरे मिनिस्टर साहब का बयान कि मैं खैर मकदम करता हूँ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये दरअसल बयान जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये तैयार बैठे थे जी, इनके पास फैसला लिखा हुआ रखा था। क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि फैसला बिल्कुल सही है, कानूनी है, वो भाई पढ़ा आपने है नहीं, अभी तक ना उसने पढ़ा है वकास अकरम ने, ना आपने पढ़ा है, अब मजम्मत और खैर मकदम पर आ गए। जहाँ तक ताल्लुक है पंजाब की पॉलिटिक्स का, तो ये पंजाब की पॉलिटिक्स नहीं, पूरी पॉलिटिक्स को मुतासिर करेगा, पूरी पॉलिटिक्स को। अच्छा नासिर साहब, अभी करंट जो सिचुएशन है, जैसे कि शेर पाव पुल जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है, जबकि अगर हम देखें यास्मीन राशिद समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आपके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला कितना दुरुस्त है? आपका क्या एनालिसिस है? नहीं, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल अदालत का मसला है और सबको छोड़ देती, वो सबको सजा देती थी। लेकिन इंडिकेटर्स थे कि शाह महमूद को रिहा कर दिया जाएगा, जैसे इंडिकेटर्स थे कि परवेज लाई चौधरी को किसी न किसी स्टेज पर रिहा कर दिया जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, कोई साजिश या कोई प्लान, मैं नहीं कहता, मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल माहौल की बात कर रहा हूँ। उससे अंदाजा होता था, क्योंकि जाहिर है शाह महमूद भी जेल में थे, लेकिन जो सख्तियाँ यास्मीन राशिद वगैरह पर हुई हैं और महमूद रशीद पे हुई हैं और सरफराज चीमा पे हुई हैं, वो तो आपको सबको पता है। तो अब मेरा अपना ख्याल ये है कि एक ही रास्ता है इनके पास, ढंग से वकालत करें ये लोग, अगर ये आपस में हिस्से बुखरे ना हो जाएं, टुकड़े ना हो जाएं, जैसे ये होते रहे हैं, सलमान अकबर राजा आलिया हमजा पे गरम हो गए, सब नॉनसेंस। दूसरे लोग पीटीआई के
इंतखाबात के बारे में केपी में झगड़े में पड़ गए। तो इनके 8-10 ग्रुप हैं पीटीआई के, जी ये जाए इकट्ठा होके अच्छे वकील करें, तगड़े वकील करें, और जो हमें कल सुना रहे थे ना उन्हीं को जाके चैलेंज कर दें। अब वो तो पहले चैलेंज कर देना चाहिए था कि अदालत कल मैं सुन रहा था खालिद रांझा साहब को। खालिद रांझा साहब बहुत पुराने वकील हैं, बहुत ताकतवर वकील रह चुके हैं, बार के प्रेसिडेंट, बार काउंसिल के भी रह चुके हैं, वजीर कानून भी रह चुके हैं, सेनेट में भी रह चुके हैं। जी मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत टॉप के वजीर कानून थे, बहुत कानून साजी में हिस्सा लिया है। कल वो कह रहे थे मुझे लगता था इन्होंने केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। 7-8 पॉइंट जो बता रहे थे इन्होंने चैलेंज ही नहीं किए। वो हाई कोर्ट चले जाते कि जी ये जज साहब मुतासिब हैं, ये हमसे तासुब बरत रहे हैं। इन्होंने ये किया, अदालत जाहिर है कोई न कोई रिलीफ तो देती, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई बार दिया है, कई बार दिया है। तो ये इन्होंने नहीं किया कि बिल्कुल इन्होंने ये मिस किया, और हमारे कानून भी यही कह रहे हैं। नासिर साहब जो बात आप कर रहे हैं सर, आने वाले दिनों की हम बात कर लेते हैं। 9 मई के केसेस के फैसलों से अब हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली तरीके इंसाफ की सियासत को तो नुकसान पहुंचता दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कौन कौन से अहम रहनुमा हैं जिनके खिलाफ भी केसेस के फैसले हैं वो सामने आ सकते हैं और तहरीक इंसाफ को बहुत डेंट पड़ने वाला है? डेंट तो पड़ चुका है दोस्त, डेंट तो पड़ चुका है ठीक ठाक। सिंध में तहरीक इंसाफ नहीं है, बल्कि यहाँ तो उन्होंने खुद को डेंट मारा है अपना। यहाँ पर दूसरे केपी में हैं, बिल्कुल है, और कितने ग्रुपों में आपको अंदाजा हो गया कि वो एक साहब आए शेर पढ़ते हुए, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है, इंतखाबात में लड़ गए सेनेट के, और एनीवे बहाल गुंडापुर साहब ने संभाल लिया। इस्लामाबाद में बहुत डेंट पड़ा हुआ है विद इन पार्टी। देखिए अलीमा खान का अपना ग्रुप है, बुशरा बीबी का अलग ग्रुप है, और सब लोग जाके मुलाकात करके जब खान साहब से बाहर आते हैं तो मुख्तलिफ बयान देते हैं। अब कल तहरीक इंसाफ के जो सबसे बड़े स्टॉलवर्ड हैं वजीर आला गंडापुर, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता एहतजाज कब होगा, मेरे पास तो डेट भी नहीं है एहतजाज की, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, मुझे तो पता ही नहीं है। ये कल रात का बयान है, ये भी नहीं कि कल परसों 2 रोज़ पहले का हो, कल रात का उनका बयान है ये। और जब उन्होंने मजम्मत की है फैसले की, सजाओं के फैसले की, तो ये है। तो और अभी जो आप स्टेप बाय स्टेप जो ऊपर जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा ऊपर ना चले जाएं, खतरा ये है। और जाहिर है वो भी अदालत में फैसला है, वो भी केस चलना है, बड़े फैसले आने हैं, जनरल फैज का भी फैसला आना है, इमरान खान साहब का भी फैसला आना है, उनका मुकदमा भी है। और मुझे ये कहते हुए इतनी बड़ी पार्टी, इतनी शानदार पार्टी, इतना बड़ा अवामी उभार जिसे हम कहते हैं, चेयरमैन माओ कहते थे अजीम अवामी उभार, अजीम अवामी उभार था। दूसरा एक भुट्टो साहब का था और एक ये था, लेकिन इसको भी सही इस्तेमाल नहीं किया गया। बिल्कुल, और गलत फैसलों की वजह से पार्टी आज इस नहज पर पहुंच चुकी है और इस तरह के फैसले आ रहे हैं। मजीद भी आने वाले दिनों में बड़े अहम अदालतों से फैसले आ सकते हैं, और ये बताया जा रहा है कि केपी से भी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसके खिलाफ इस तरह के फैसले सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर वेग चुगताई साहब आपके वक्त का। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत टाकरा मनसूख होने के बाद मारूफ भारतीय अदाकार और हिदायतकार अजय देवगन की शाहिद आफरीदी के साथ वायरल तस्वीर पर भारतीयों के तन बदन में आग लग चुकी है और शिद्दत पसंदों ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे ये हाल ही में ली गई हो, मगर दर हकीकत ये तस्वीर पुरानी है और गुज़श्ता साल के टूर्नामेंट की है। इसके साथ साथ आपको मजीद बताते हैं, अजय देवगन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में एक टीम के शरीक मालिक हैं, जबकि शाहिद अफरीदी को पाकिस्तानी टीम में शामिल करने पर भारतीय टीम मैदान से भाग गई थी, जिसके बाद पाक भारत मैच को मनसूख करना पड़ा। इस तनाजुर में अजय देवगन की शाहिद अफरीदी के साथ पुरानी तस्वीर वायरल होगी, जिस पर इंतहा पसंद भारतीय आपे से बाहर हो गए हमेशा की तरह। अजय देवगन पर तनकीद करते हुए कहा कि अब किसी बॉलीवुड अदाकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये लोग जो हैं सिर्फ रवैये में ही इस तरह होते हैं, लेकिन अंदर से ये दूसरे कंट्रीज का साथ देते हैं, स्पेशली पाकिस्तान का। बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी है भारत की जो कि हम देख रहे हैं, और हर उस शख्स को गद्दार करार दे दिया जाता है जो कि
इंसानियत, खेल या फिर अमन की बात कर रहा हो। शायद आफरीदी के साथ पुरानी तस्वीर पर अजय देवगन जैसे अदाकार को जिस नफरत, तानों और गालियों का सामना करना पड़ा, वो इस हकीकत को बेनकाब करता है कि भारत में अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी है और सिर्फ वहाँ पर इंतहा पसंदी का ही बोलबाला है। बॉलीवुड के अदाकार हों या खिलाड़ी हों, अगर वो खेल या ताल्लुकात से आगे सोचे तो उन पर कौम परस्ती के ठेकेदार फौरन टूट पड़ते हैं और फिर कहा जाता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जमहूरियत ऐसी होती है जहाँ पर एक तस्वीर भी बर्दाश्त ना कर सके, जो कि एक बड़े दोस्ताना माहौल में एक राह चलते आप समझने की मुलाकात हुई हो और आप उस पर इतना हंगामा खड़ा कर दें, इतना तूफान मचा दें। इसलिए सारिफीन के लिए जनाब एक बुरी खबर है जो कि मजबूरन हमें आपको देना पड़ रही है। हुकूमत ने बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी मरहलावार ख़त्म करने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत अब 200 यूनिट या उससे कम बिजली इस्तेमाल करने वाले 58% शहरी आइंदा 1.5 साल में इस सब्सिडी से महरूम होने जा रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सिक्योरिटी पावर डिवीजन डॉक्टर फ़खर आलम इरफान ने बताया कि हुकूमत ने सन 2027 तक प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया है कि 1.5 साल के अंदर 200 यूनिट बिजली के मामले से निकल जाएंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद 1 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख हो गई है और मुल्क के 58% सार्फिन 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं। डॉक्टर फ़खर आलम इरफान ने बताया है कि बिजली पर सब्सिडी बतदरीज कम करते जा रहे हैं। सन 2027 यानी 1.5 साल तक बिजली पर सब्सिडी ख़त्म कर देंगे। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सबसे ज़्यादा 60 से 70% सब्सिडी दी जाएगी, जिसका बोझ हुकूमत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। और हुकूमत का ये फैसला एक बार फिर महंगाई में पिसे हुए आम आदमी पर बिजली बंद कर गिरा है। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले वो लोग हैं जो पहले ही बामुश्किल अपने घर का चूल्हा जला पाते हैं और अब उन्हें सब्सिडी से भी महरूम किया जा रहा है। गरीब आवाम के लिए रिलीफ खत्म करना जबकि सनती शोबे को रियायत देने की बात करना हुकूमत की हाथ पर बड़ा सवालिया निशान है। ये पॉलिसीज आम शहरी को रिलीफ देने की बजाय उसे मजीद मुश्किलात की जानिब धकेल रही। और सेहत की हम बात करें तो जनाब आज मैदे के मसाइल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बीमारी है जो कि खामोशी से लाखों लोगों की ज़िंदगी को मुतासर कर रही है, वो है एच पेलोरी इन्फेक्शन। तशवीशनाक बात यह है कि ज़्यादातर अफराद इस इन्फेक्शन में मुब्तला होते हैं लेकिन उन्हें इसका इल्म ही नहीं होता और इसकी बरवक्त तशखीस ना होने के बायस मामूली अलामात भी संगीन बीमारी में बदल जाती हैं, जो कि ना सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी और ज़हनी दबाव को बढ़ाती हैं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मैयार को भी शदीद मुतासर करती है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में मैदे के मसाइल तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मुल्क की 70% आबादी किसी न किसी दर्जे पर निज़ाम हाज़मा की बीमारियों का शिकार है और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में मैदे के इलाज की सबसे ज़्यादा दवाइयाँ फ़रोख्त होती हैं। एच पेलोरी आखिर है क्या, ये जिस्म में कैसे दाखिल होती है, इसकी इलामात क्या हैं, कौन से सिम्टम्स हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे और इलाज क्या है इस पर भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर जमील अहमद मेहरवी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, हमेशा हम आपको इनवाइट करते रहते हैं और आप बेहतरीन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंगली इंकशाफात करके जाते हैं जो कि लोगों को भी पसंद आते हैं और बहुत सारे लोग उस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, वो स्टॉप भी हो रहे हैं। बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है आपका। मैं ये जानना चाहूँगी, आज हम एक मैदे की बीमारी को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो पाकिस्तान में 70% लोग मैदे की बीमारी का शिकार है। आपके अपने घर में कितने सारे लोगों को स्टमक का इशू होगा, क्या कहेंगे इस जो बीमारी है एच पेलोरी के बारे में? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले बात तो ये है कि कौम को हमें ये समझाना है कि बैक टू नेचर, अपनी फितरत की तरफ वापस आ जाएं। ये जो हम मैदा का इस्तेमाल और मैदे की बनी हुई चीज़ें और उसके बाद फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड और जितने भी उसके बाद फिर ये हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स जो हमने वो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हों, एनर्जी ड्रिंक्स हों या कोई भी हमारे कोलास ड्रिंक्स हों और उसके बाद डब्बों के जूसेस और ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें बिगाड़ रही हैं। और उसके बाद ये हमारे जो चटपटे खाने, मुरगन ग़ज़ाएँ, वो अलग बारबेक्यूज़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब कर रही हैं और हमने इसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लिया है। और उससे क्या होता है कि हमारे मैदे में एसिडिटी एसिड पैदा होता है। एक और चीज़ है कि अगर हम ये चीज़ें खाना चाहते हैं, अगर ये खाते हैं तो इसको बतौर टेस्ट कभी कभार आप बतौर टेस्ट लें, लेकिन उसके साथ हमें ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी खुराक है जो हम लें तो वो उसको काउंटर भी करे और बैलेंस करे। और वो कौन सी है? वो है सबसे पहले कद्दू, जो कि लोग खाते नहीं है, मुंह बनाते हैं। कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है।
इन चीज़ों से हम बिल्कुल दूर जा चुके हुए, बल्कि अगर पक जाएं तो मतलब मुंह घर बनाने में लगे। आपने बात बिल्कुल 10 ठीक है लोग बच्चों मुंह के बनाते हवाले हैं से। और वो कहते हैं कि जी मतलब ये आज कौन बीमार है, घर में किसने बनाया, जबकि मेरे और आपके नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश जो थी वो कद्दू था, और लोग इसको कद्दू शरीफ कहते हैं, इतना पसंद था। yes. और ये इतना कमाल का है कि ये कद्दू जब आया तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे और वहाँ से जब वो मछली अल्लाह के हुक्म से उनको समुद्र के किनारे पे उगलती है, पेट से बाहर निकालती है, और उनकी स्किन सारी की सारी जो है वो बिल्कुल इस तरह अजीबो गरीब हो चुकी हुई थी, स्किन सोराइसिस टाइप नरम हो चुकी हुई थी, गल गई। मांस गल गया हुआ था, तो वहाँ पे बेल जो है ना वो पैदा हुई ये वाली, और बेल इसके पत्ते भी बड़े, उसके नीचे साया बड़ा ठंडा होता है, और फिर ये उस साए के नीचे जो है वो पैगंबर जो है वो लेटे रहे, फिर वहाँ से ठीक हुए, फिर कद्दू लगा तो उनको कद्दू खाने का हुक्म हुआ। यानी ये इतना हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम इस पे बिल्कुल हम इसको टेस्ट में कद्दू का मिल्क शेक इतना कमाल का है, लेकिन अरे इसको कोई वाह, ये पीना तो ही नहीं आज चाहता, आपने इसको नई पीना ही नहीं रेसिपी चाहता। बताई है। और अब हम आते थे अपने टॉपिक पे ना कि एक्चुअली ये है कि जब हमें थोड़ा सा भी कोई स्टमक इशू होता है तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो है हमारे एंटी एसिड मेडिसिन, जो हम उससे पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी ये एच पिलोरी को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, इसकी एब्रीविएशन को, और ये है क्या बीमारी? बेसिकली ये जो है ना ये एच पाइलोरी बेसिकली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका पूरा नाम है, और शॉर्टकट इसको एच पाइलोरी कहा जाता है। ओके। अब होता ही है कि जब हम कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस की हैं, ऐसी चीज़ें जब हम इनटेक करते हैं तो हमारे मैदे के अंदर एसिडिटी तजाबियत पैदा होती है। अच्छा, एक एसिड वो है जो हमारे अंदर नेचुरली पैदा होता है, और वो हमारी खुराक को जो भी हम खा रहे होते हैं उसको उसने डिज़ोल्व करना है, उसको उसने प्रोसेस करना है, और उसको हाजमे में मुआवनत करनी है, चिकनाइयों और फैट्स और मुख्तलिफ प्रोटीन्स और इन सारी चीज़ों को जो हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो खा रहे होते हैं उनको उसने प्रोसेस करवाना है। अच्छा, वो जो तेज़ाब हमारे अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है वो तेज़ाब इतना डेंजरस है उतना दुनिया में कोई और नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे स्टमक के अंदर इतनी अच्छी एक लेयर लगाई है जो इतनी प्रोटेक्टिव होती है कि वो उसको कुछ भी नहीं होने देती, यानी जो बहुत ज़्यादा है इस तरह की। लेकिन हम ये जो बाहर से गलत चीज़ें खा के उससे जो एसिडिटी एसिड पैदा करते हैं वो एसिड हमारे उस लेयर को जो है वो उसमें जख्म करता है, डैमेज करता है। जब उसमें सुराख या जख्म होते हैं तो फिर उसमें से अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, और लोग जो है ना वो स्टिल एंड तक अपने मैदे की दवाइयों पे लगे हुए कि मैदे का मसला है, मैदे का है। वो मैदे की बीमारी बिगड़ कर आप एच पाइलोरी तक पहुंच चुके हुए हैं और उसमें मिसाइल हैं। अब होता क्या है कि वो जो जख्म है, जख्म कहीं भी हो तो उसमें तफन, इन्फेक्शन, उसमें पीप, पस, रेशा, गंद हमें नजर आता है ना, पाँव पे कहीं, टांग पे कहीं जख्म जो हमें बाहर नजर आते हैं। तो सेम यही पोजीशन हमारे स्टमक के अंदर वो नजर नहीं आ रही, वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, उसमें वो जो तफन और सब कुछ है उसमें फिर बैड स्मेल पैदा होती है, और फिर उसमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज टाइप कीड़े होते हैं जो कि एच पाइलोरी, IgA, IgG और IgM 3 तरह के होते हैं, ये पैदा हो जाते हैं। फिर ये जो खुराक हम खाते हैं, मरीज कहता है कि मुझे यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एंटी एसिड ले रहा होता है, वो वक्ती तौर पर तो उसको थोड़ा सा जैसे यहाँ कहीं जलन हो रही हो तो आप उसके ऊपर बर्फ रख दें तो सुकून तो मिलेगा वक्ती, सेम वही पोजीशन बनती है। लेकिन जो खुराक हम इनटेक करते हैं, खुराक मैदे में गई, प्रोसेस हुई, और खुराक के अंदर ये सारा कुछ जो इन्फेक्शन थी और जो कीड़े थे, बैक्टीरियाज वगैरह सारे उसमें मिक्स हो गए, और ये खुराक आगे गई हमारे लिवर में, लिवर ने मेटाबोलाइज किया उस खुराक को, और खुराक खून में शामिल हुई। जैसे ही खून में शामिल हुई तो ये लिवर है, यहाँ से ये खुराक आई हमारे दिमाग की तरफ, खून ने सर्कल करना है लिवर टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बैक हार्ट, और हार्ट से पूरी बॉडी में उसने फैलना है। तो जब यहाँ से यहाँ जाता है ये खून, तो इसमें ये इन्फेक्शन और कीड़े जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं एच पाइलोरी के, ये जाके सबसे पहला पैनिक अटैक हमारे नर्वस सिस्टम पे, यहाँ पे माइग्रेन आएगा। माइग्रेन इस वजह से आएगा, दर्द शकीका इस वजह से, आधे सर का पूरे सर का दर्द, ये सारे मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूंगा। फिर यहाँ से जब ये पीछे हमारा जो हरामक्स नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट होगा तो पूरी बॉडी के हमारा जो है ना, ये हमारा वो रडार सिस्टम है, मुल्क का जैसे रडार सिस्टम है कि बाहर से कुछ जहाज आ रहा नहीं आ रहा, दुश्मन क्या कर रहा है, ये यहाँ बैठा भी रडार सिस्टम है हमारा, ये पूरी बॉडी को, नर्वस सिस्टम को ऑपरेट करता है। आप और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, पाँव पे चिंटी भी रहेंगी तो आपका हाथ ऐसे जाएगा, तो ये नर्वस सिस्टम बता रहा है हमें। तो इस नर्वस सिस्टम के ऊपर जब ये जाके इफेक्ट करता है
तो उस वक्त हमें डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना और ये इस तरह समझ के होते हैं मसाइल। कि पता नहीं कोई ना कोई हमें जिन वगैरह जो जिन हैं, चिमड़ गए हैं और फिर बाबू के पास भी जा रहे होते जाते हैं। ये सब इसी काला वजह जादू से हो सब गया कुछ- उन पर। सर मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं जो कहते हैं जी बाबों के पास जाके हमने 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपया लुटा लिया, जिन my नहीं निकला। God. कोई किसी ने कहा इस पे कोई टूना है, किसी ने कहा इस पे कोई तवीज़ डाले हैं, किसी ने कहा इस पे कोई अमल कर दिया गया है। इसके अलावा सर जो आपने उनको बताना था जिन आपके यहाँ पर है। सर वो कीड़े यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब क्या होता है कि वो जो साइकोट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास हैं और जो खास तौर पे मेंटल हॉस्पिटल में या वहाँ उन वार्ड्स के अंदर हैं, ये सारे के सारे मैक्सिमम जो जितने भी ये पेशेंट ये सारे के सारे एच पायलोरी के पेशेंट्स हैं। अब यहाँ से इफेक्ट हुआ, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी के साथ खींचते हैं। फिर ये बंदा बाथरूम में बैठते हुए डरता है, कुंडी नहीं लगाता, दरवाज़ा खुला छोड़ के बैठता है। लिफ्ट में आते जाते हुए इसको होता है कि कोई अगर साथ जा रहा है तो मैं उसके साथ जाऊंगा, वरना लिफ्ट में अकेला ट्रैवल करते हुए लिफ्ट में ऊपर नीचे उसके लिए मसला। इसके बाद वो घर से बाहर निकलते हुए डरता है। वो बस में बैठे उसको होता है मेरे पास पेशेंट पेशावर से आना चाह रहा है और वो कहता है जी मैं रास्ते में मर जाऊंगा। वो कोचा हम तो नहीं पहुंच सकता है, वो तो रास्ते में बस उलट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब इस तरह के Oh खौफ। my God. अच्छा, फिर बाई एयर ट्रैवल करते हुए कहीं ऐसे कंजेस्टेड एरिया में जहाँ थोड़ा सा रश हो जाए, वो कहता है कि मुझे शीशा तोड़ना पड़े, मैं निकल जाऊँ, इससे बाहर निकलूँ। इस तरह के जो मसाइल हैं जितने, ये नफसियाती मसाइल सारे के सारे ये एच पायलोरी का इफेक्ट है। उसके बाद खून हमारा यहाँ से जब फेफड़ों से होता हुआ दिल की तरफ आता है तो लंग्स के अंदर ये प्रॉब्लम करते हैं, तो मरीज थोड़ा सा होके भरना या वो फील करता है बड़ा लिटिल बिट रेयर सा, बड़ा माइनर सा, वो फील करता है कि मेरा सांस रुका। और उसके बाद खून दिल में आया तो फिर जो इफेक्ट यहाँ हो रहा था वो हार्ट पे इसलिए हुआ। एंजाइटी के पेशेंट्स कहते हैं ना कि हमें सांस नहीं आ रहा, मेरी हार्ट अच्छा, बीट बहुत इसमें high है। एक चीज कि वो बाज दफा गले में फील करता है कि यहाँ से कोई ऐसी चीज आई और मेरा गला दबा रही है, ऐसे दब रहा है। तो फिर जो सुनने वाला है वो तो कहेगा ना कि ये कोई जिन-भूत ही है, लेकिन वो एक्सेसिव बबल गैसेस और गट खुला, ऊपर को बैक मारा, उसने रिफ्लेक्ट बैक किया और हमारी वो खुराक की नाली में से यहाँ आके उसने रिफ्लेक्ट किया और वो प्रॉब्लम बनती है। फिर जब वो हार्ट में पहुंचा तो ये इन्फेक्शन सारी और कीड़े जो होते हैं बैक्टीरियाज वगैरह, ये उसमें आके हार्ट के कार्डियक मसल्स पे इफेक्ट करते हैं। आपके चेस्ट में पेन आता है, फ्रंट और बैक पे और बाजू की तरफ जाता है, तो फिर लोग भागते हैं कि हार्ट अटैक है शायद। डॉक्टर ईसीजी नहीं, डॉक्टर ने बार बार इकोस करवाई, कुछ नहीं आया, लेकिन डॉक्टर के पास और कुछ नहीं देने का, तो वो उन्होंने उनको इंड्राल पे लगाया हुआ है। आपके देखिएगा फीडबैक में आएगा, बेशुमार लोग कहेंगे कि इंड्राल जो है वो हम तो इंड्राल खा रहे हैं, बट इंड्राल जो है वो उस वक्त खानी है आपको जब आपका बाईपास हो चुका हो या आपकी कोई ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी हो या स्टेंट वगैरह डल चुके हो, और उसके बाद अगर आपको हार्ट की कोई पेन हो या हार्ट बीट ऊपर नीचे हो, देन आप उसको वो खिला सकते हैं। लोगों को वैसे नहीं समझने खिला की सकते। जरूरत है कि बीमारी को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। सिर्फ वक्ती तौर पे कोई पेन किलर ले लेना ये कोई भी किसी भी बीमारी का हल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का। जब भी आप आते हैं तो एक अलग बात करके जाते हैं, एक अपना एनालिसिस दे के जाते हैं। इतने फायदेमंद वाली बातें होती हैं आपकी, हमें फायदा होता है, और डेफिनेटली pattern हमारे नाजरीन को भी change कर होता रहे होते हैं। होगा। देखे ना, हम अब वीट से जो की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो yes. ये भी एक तब्दीली है डॉक्टर साहब की वजह से। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोशल मीडिया की। तो इस हवाले से सेनेट में एक बिल पेश किया गया है जिसमें 16 साल से कम उम्र अफराद के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी गई है। बिल के मतन के मुताबिक 16 साल से कम उम्र अफराद सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। सोशल मीडिया कंपनियों को इन अकाउंट्स को रोकने की कानूनी जिम्मेदारी दे दी गई है। नाबालिग सारिफ को सोशल मीडिया तक रसाई देने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक जुर्माना आयद हो सकता है। नाबालिग को अकाउंट बनाने में सहूलत देने वालों को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा भी हो सकती है। तो अब जरा एहतियात करें। इससे पहले दुनिया के कई मुल्क बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई को महदूद करने के लिए, लिमिटाइज करने के लिए मुख्तलिफ कानून साजी कर चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया और स्पेन 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा चुके हैं। दूसरे ममालिक की कुछ बात कर लें तो अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर पाबंदी है। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र सारिफ के लिए वालिदैन की इजाज़त लाजिम है। चीन में 14 साल से कम बच्चों के लिए रोजाना सिर्फ 40 मिनट सोशल मीडिया के इस्तेमाल की इजाज़त है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट अहमद मंजूर साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अहमद साहब, आप कहीं हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? और मुखालफत कहीं इसलिए तो नहीं करेंगे कि मैं अंडर 16
क्योंकि एक टाइम के बाद रिवर्स होना शुरू हो जाता है ना। मेरी बिल्कुल नहीं हो चलिए रही। ऑन सीरियस नोट ये बताएं कि ये एक आलमी मसला तो है, दूसरे ममालिक की हमने अहमद साहब मिसालें भी कोट की हैं, इस हवाले से आपकी क्या तजवीज़ है, आप क्या समझते हैं कि ये होना चाहिए? अच्छा देखें, चीज़ बहुत अच्छी भी है, लेकिन वहाँ पे मेरे जब तक ये पूरे का पूरा बिल आपके सामने नहीं आएगा ना, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ है, रेगुलेशन है। ठीक है, जुर्माना लगा दिया, लेकिन वो जिन सोशल, जैसे वो मैम ने भी बात की ना, सोशल मीडिया कंपनीज को कहा गया, क्वेश्चन ये है कौन सी सोशल मीडिया कंपनीज, लाइक पाकिस्तान की अपनी तो कोई सोशल मीडिया कंपनी है ही नहीं। क्या फेसबुक का ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर जिसको उन्होंने कहा और वो जुर्माना कर देंगे? आप बाउंड नहीं कर सकते उन्हें। ठीक है, या लिंक्डइन पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में तो किसी भी कंपनी का ऑफिस नहीं है आई थिंक। ठीक है, जिनका था वो भी बंद हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का। लेकिन जी हाँ, द पॉइंट इज कि किसको ये दे रहे हैं, यानी जब तक पूरा बिल नहीं आएगा, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये पता लगेगा कि असल में ये किसे बैन करने जा रहे हैं या क्या इसके आगे क्या चीज़ है। आप फेसबुक को कह दें कि जी आप फेसबुक कहेगा करते रहो, मैं जुर्माना भर बैठे में। ठीक है, अब कहने का मकसद ये, जब वहाँ पे भी जो रूल्स हैं 18+ के रूल्स हैं, वो आपसे पूछते हैं आप 18 ओवर 18 हैं, यानी आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, जितनी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो आपसे पूछती हैं। हम क्या, यानी कि हम बच्चों को या बच्चे खुद कैसे बना रहे होते हैं, वो अपनी एज ज़्यादा बता के बना रहे होते हैं असल में, जाहिर है। ठीक है, तो आपको इसको लिमिटाइज करना पड़ेगा, तो वो फिर प्रॉपर एक पूरा प्रॉपर रूल्स बनेंगे। आपकी ये तो एक तजवीज़ है ही है मतलब, लेकिन आपकी क्या राय है दूसरे ममालिक को देखते हुए, पाकिस्तान में क्या किस किस्म की कानून साजी जो है वो होनी चाहिए? पाकिस्तान में हमेशा मैं एक बात करता हूँ, पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रिक्ट और बड़ी, जिसे कहते हैं ना, अप टू द मार्क होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके आप सोशल मीडिया उठा लें, आप वो ये आजकल क्रिप्टो करेंसी, ये वो ब्लॉकचेन, AI आ रहा है, तो इन तमाम चीज़ों की पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट का मतलब ये है, आपको पता होना चाहिए कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, और आपको प्लानिंग करनी है अगले 10 साल की। ये 1-2 साल की करके फिर उसके बाद या 6 महीने की करके कोई फ़ायदा नहीं है, यानी फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। मैं तो उसी बात के बारे में सोच रही हूँ जो अभी आपने कही कि किन कंपनीज को कहा गया है, वो कंपनीज मेंशन होनी चाहिए। और सेकेंडली कि हम वैसे भी देखते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, हमारे लॉज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, लेकिन जो एक लूप होल आता है वो आता है एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तरीकेकार नहीं है, एक प्रॉपर थ्रू चैनल आप नहीं आते। अब आपने कह तो दिया है कि 16 साल से कम उम्र बच्चा नहीं बना सकता, लेकिन क्या आपके पास तरीकेकार है, किस तरह आप इस चीज को स्टॉप करेंगे, ये सवाल यानी है। देखें ना, आप अपना एक सोशल मीडिया बनाएं जो कि सिर्फ 16 साल के बच्चों के लिए हो या उनसे कम के लिए हो। ठीक है, आप उनको कैसे रोक सकते हैं कि वो फेसबुक यूज ना करें? बिल्कुल ठीक है, वो अपनी एज ज्यादा बता के चला जाएगा, या उसको कनेक्ट किया जाए नादरा के साथ कि जी ये वेरिफिकेशन कहीं और हो रही है। अब अगर ये बात है तो जीमेल अकाउंट कैसे बनेगा, क्या आप अपना कोई सर्वर बना रहे हैं? तो ये पूरी एक प्लानिंग है, यानी ये आप ऐसे अचानक से नहीं कर सकते कि नहीं जी हमने कह दिया तो हो जाएगा, यानी यू नीड अ बज़वर्ड। ओके, बज़वर्ड बन गया। और आप कह किन को रहे हैं, मतलब कौन सी कंपनीज को कह रहे हैं जिनका अगर ओवरऑल हम देखें उनका जो बजट है वो हमारे बजट से कहीं ज्यादा है, यानी उनकी इनकम जो है वो हमारे बजट से कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो ये चीन में अगर हम जिस तरह से हमने मिसाल दी कि 40 मिनट तक इस्तेमाल कर, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखें, होता ये है, इसके अंदर पेरेंटल लॉक्स होते हैं, जैसे टीवी के ऊपर या डिफरेंट जगह। अब जो चाइना है उसका सारा सोशल मीडिया वो अपना खुद यूज, एग्जैक्टली, उनकी हर ऐप अपनी है, हमारी यहाँ पे व्हाट्सएप है, बाहर की उनकी अपनी ऐप है। ठीक है, उनकी हर किसी की अपनी ऐप है। या तो आप फिर उस तरह की चीजें बनाएं, यानी मैं हमेशा जो एक बात करता हूँ, लास्ट टाइम भी आप लोगों से एक बात हो रही थी कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन से प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेशन की तरफ बने, अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं, और उन प्रोडक्ट्स पे अगर आप कोई कहते हैं ना कि हाँ जी इस पे ये चीज़ होनी चाहिए, इस पे ये, तो ये चीज़ समझ में भी आती है, फौरी हो भी जाती है। यानी है बहुत अच्छी चीज़, लेकिन इंप्लीमेंट किन पे कर रहे हैं, सवाल ये। जब तक पूरा पेपर नहीं आता, क्या व्हाइट पेपर लिखा गया, किन चीज़ों पे किया गया, कौन से टूल्स की बात हो रही है, तब तक आप इसको फाइनल नहीं कर सकते। चले चीन की तो हम देखते हैं कि बहुत सारा अपनी ऐप्स हैं उनकी, वो उसी पे रिलाई करते हैं, लेकिन बाकी ममालिक में भी जो पाबंदी हैं वो किस तरह से, ऑस्ट्रेलिया में है, स्पेन का आपने नाम लिया, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे सोशल मीडिया की, यानी कि जैसे हम सपोज कर लेते हैं फेसबुक, इनका अपना ऑफिस वहाँ पे मौजूद है, गूगल का ऑफिस मौजूद है वहाँ पे। अब वो जब ऑफिसेज हैं उन्होंने उनको नोटिस दिए होंगे ना असल में, ठीक है, तो आप चीज़ों को लिमिटाइज बिल्कुल करें, इसमें कोई नहीं है, यानी कोई दूसरी राय नहीं है कि छोटे बच्चों का मोबाइल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या दे रहे हैं आप? ठीक, यानी आप आजकल की माएँ क्या करती हैं, दूध पिलाना है या कुछ करना है, वो उसको जो है ना मोबाइल दे देती हैं।
उसके अगेंस्ट क्या चीज़ आ रही है आपके सामने। सिर्फ अगर मोबाइल ले लेने से चीज़ें सॉल्व होती हो ना, तो दुनिया को वीपीएन का भी ना पता लगा होना, किसी और चीज़ का अच्छा पता लगा। अहमद साहब, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, उनकी डेप्थ आपको पता है, कीनली ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली आप एनालिसिस तो रखते हैं, ये तो नहीं कह सकते, अगर पाकिस्तान में ये कानून आ जाता है तो आप समझते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्या हम बच्चों को रोक पाएंगे कि वो 16 साल से अगर कम हैं तो बिल्कुल नहीं बना सकेंगे वो सोशल मीडिया पे अकाउंट? क्या हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है? सिस्टम हो सकता, यानी अगर आप उनके जीमेल अकाउंट को, वैसे ऑलरेडी जीमेल अकाउंट के लिए आपको पेरेंटल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मेरे बच्चों के जो अकाउंट हैं वो मेरे नाम पे, यानी कि उनका अगर उनके पास कोई ईमेल आती है तो वो मुझे नजर आती है, या कोई यूट्यूब चैनल है वो मेरे अकाउंट से एसोसिएटेड है। ओके, ठीक है। तो जितने भी बच्चे छोटे होते हैं उनका जब ईमेल बनता है तो वो पेरेंटल लॉक के साथ बनता है सर। पेरेंट्स की वो तो देखे ना, शिकंजे में आगे आईटी एक्सपर्ट के घर पैदा हो गए। ठीक है, मतलब ये एक और बात है। चले हम देखते हैं, पॉलिसी मेकिंग अलग चीज है, ठीक है, लेजिस्लेशन अलग चीज है, ये चले होती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन आपने वैसे क्या ऑब्जर्व किया है, क्या असरात मुरतब हो रहे होते हैं जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे यूज कर रहे होते हैं सोशल मीडिया एप्स? क्या नुकसानात हो रहे होते हैं? इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक जो चीज़ है ना, आप आजकल के बच्चों को इन चीज़ों से रोक नहीं सकते। जैसे वो हमारे यहाँ एक चीज़ होती थी ना, जब हम छोटे थे तो 10 बजे के, मैं नॉर्मली मजाहतन एक बात करता होता हूँ कि जी 10 बजे के बाद 2 ही कॉल्स आती थी, या कोई दुनिया में आए या कोई दुनिया से चला गया, ठीक है, उसके अलावा कोई कॉल नहीं आती थी। ठीक है, आज भी जो पेरेंट्स है वो कई दफ़ा कह रहे हैं 10 बजे के बाद कॉल ना करो। अब रजाई में परेशान हो जाते हैं अगर कॉल आ जाए। ठीक है, आज का बच्चा रजाई में घुस के व्हाट्सएप पे किसके साथ लगा हुआ है आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ठीक है, नजर बता रही थी कि छोटी थी तो स्क्रीन भी जो थी ना टीवी की वो भी ब्लैक हो जाती थी 9-10 बजे के बाद, खबरनामे के बाद। एग्जैक्टली, देखे वो खबरनामे के बाद टीवी ऑफ हो जाता था। ठीक है, फिर सुबह हम 7 बजे वो कार्टून देखने के लिए उठते थे, चाचा जी वाला शो जो हुआ करता था। जी जी, देयर इज समथिंग। ठीक है, आज आप बच्चों को सिर्फ ये बता सकते हैं ये ठीक है, ये गलत है। आज आप बच्चों को ये नहीं बता सकते कि तुमने क्या करना और तुमने क्या नहीं करना। जितना भी बच्चे इससे फायदा उठा रहे हैं, हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, देखें, इसके साथ साथ आप बच्चों को, आजकल के बच्चों को ना मार सकते हैं, ना डांट सकते हैं, ना पीट सकते हैं, ना उन पे दबाव डाल सकते हैं, ना उन्हें किसी चीज पे मजबूर करके कोई काम करा सकते हैं। बाकी हो जाते हैं बेसिकली। आपको उनके साथ, आपसे दूर हट जाएंगे। हाँ, आपको उनके साथ चलना पड़ता है। आप वही बात, आप उनको ये बता सकते हैं कि ये ठीक चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, इनसे कैसे बचना है। अब वो सोशल मीडिया पे आ भी जाएं तो उसमें कोई खास इशू नहीं बनता वैसे। ठीक है, उसको उनको पता है कि हमने कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना और कौन सा नहीं करना। सही। जैसे वही अभी हम टिकटॉक वाली बात कर रहे थे कि बाहर दुनिया क्या बनाती है, हमारे यहाँ लोग चल के आते हैं और उसका एक टिकटॉक बन जाता है और वायरल भी हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, या किसी ने बड़ी वो चेन पहन के वायरल हो गया, व्हाई? किसी की वॉक बड़ी जबरदस्त है, शॉल पहन ली, किसी ने हाथ आके ऐसे हिला दिया, बाद में वायरल हो गया, उसके बाद माफिया मांगते फिर रहे हैं। ठीक है, द पॉइंट इज कि क्यों, यानी हम इतना क्यों, या हमारी सोच इतनी क्यों नीचे जा चुकी हुई है? क्यों नहीं, हम बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है, उनकी वीडियोस देखें, वो व्लॉग्स बना रहे होते हैं जो बेसिकली ट्रैवल व्लॉग्स हैं। कुछ लोग हैं जो और तरह की टिकटॉक के ऊपर खाने की वीडियोस आ रही होती हैं। देखिए, ऐसा कोई कंटेंट बनाइए जो सीखने का अमल की तरफ जाए। आप किसी को कुछ सिखाएं, बिल्कुल अंदर ह्यूमर ऐड कीजिए, थोड़ा सा मजा ऐड कीजिए, फनी चीज ऐड कीजिए, ताकि कोई इंटरेस्टिंग चीज बन सके एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा। जी हाँ, यहाँ पे देखें, लेकिन वो एंटरटेनमेंट हमारे हिसाब से डिफरेंट चीज हो गई है। डेफिनेशन पे डिपेंड करता है, इसकी तारीफ बदल गई है। तारीफ बदल गई है। हमें लगता है कि वो जो है ना, अल्लाह मुझे माफ करो कि गालम गलोच करेंगे तो शायद हम जल्दी सुने जाएंगे। लेकिन ना, डिजिटल दहशतगर्दी तो एक अलग चीज है। ये डिजिटल जो धमकियां हैं, जो बदमाशियां हैं, ये भी चीज चल रही है। ठीक है ना, व्हाई नॉट आप बैठ के, जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पे मेरी वीडियोस पे वो आते हैं तो वहाँ पे हम किसी प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं। अभी एक जैसे इंडिया में जहाज गिरा, हमने उसके ऊपर वीडियोस बना दी कि जी क्या प्रॉब्लम्स हुई होंगी उस जहाज के। अब दोज आर एजुकेशनल वीडियोस। ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं आया होगा। देखें, रिस्पांस का मसला नहीं है, इवन दो आई एम सेटिस्फाइड। यस, मैं यही बात, सो ट्रू, आपका अंदर सेटिस्फाइड है, आपने कोई अच्छी हकीकत है वही हम बयान करने की कोशिश करें कि जो मेहनत से वो काम कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से आपने वो बनाई है,
लेकिन उसको उस तरह से नहीं अप्रिशिएट किया जाता होगा, लेकिन वो जो ट्रेंड है वॉक करने वाला जो वो दूसरे वाला है उसको बहुत लेकिन appreciate लोग करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब आप एक ही लूप में चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज आपकी लोग पसंद करने यानी मैं लग मजे की ही आपको बात जाते हैं। बताता हूँ ना, व्हेन आई हैव बीन स्टार्टेड इन द ब्लॉकचेन जर्नी के जी, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी से अलग है। तो 2018 में लोग, अच्छा तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम एआई की बातें कर रहे हो, आज वही दुनिया सुन रही है फिर बातों को। सही। तो वो ठीक कह रही है मैम कि आप एक तरीके से एक चीज पे चलते रहते हैं ना, तो लोग आपको फिर सुनना शुरू हो जाते हैं कि दैट यू आर टॉकिंग। मतलब आप जब Sense. मुख्तसर ये कि मतलब आप जब उस रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो फिर आपने दूसरी आवाजों को नहीं सुनना जो बिल्कुल मुखालिफ exactly. बात कर रहे ये हैं। वैसे भी मैं एक बताता हूँ कि लाइफ में अगर आप चल रहे हैं ना और आपको हाँ। पता है कि आप ठीक जा रहे पूरी हैं, जिंदगी का कुलिया है आपकी। Yes. बहुत बिल्कुल शुक्रिया ठीक है, अहमद साहब, thank बहुत you शुक्रिया so आपकी much आमद का। आपका। और आपने बड़े जबरदस्त तरीके से बताया कि किस हद तक जो है इम्प्लीमेंट हो Yes. सकता है इस पॉलिसी पर और किस हद तक नहीं, ये तो उन्होंने नहीं बता बोल दिया। सकता आप क्या है। बताने वाली हैं? मैं ये बताने वाली हूँ कि आज क्या आप घर में बना सकते हैं आराम से, सुकून से, जो कि आज तो- आपकी बजट के अंदर भी होगा। आज तो पकौड़े होने चाहिए वैसे, जिस चल, तरह का सुबह मौसम है, सुबह आप बारिश हो रही है। पकौड़े खाएंगे, सुबह नहीं सुबह सुबह कौन सुबह नहीं, खाता मैंने कहा सुबह सामान लाएंगे, दोपहर में अच्छा खाएंगे। नाजरीन, आपको हम फल और सब्जी के रेट्स बताते हैं। इस वक्त कराची और इस्लामाबाद में क्या चल रहा है रेट फल और सब्जी का, वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं, ताकि आज आप क्या बनाएं घर पर आराम से वो आप डिसाइड कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला होता है हर सुबह कि घर में कराची आज वाले क्या को बनेगा। मतलब लग रहा है कि अगर सस्ती चीज को बनाना चाह रहे हैं तो वो फिर आलू बैंगन की ऑप्शन बचती है, क्योंकि अच्छा? वो ही जरा सस्ते हैं। देखें वो मजे के भी होते हैं। और बैंगन के पकौड़ों की बात आप अभी कर रहे थे ना, नहीं, तो नहीं, बैंगन के पकौड़े भी बड़े पालक अच्छे के होते और हैं, बेसन के पालक और के भी चीज़ें। बहुत अच्छे होते हैं, बैंगन के भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सारा डिस्प्ले। इस वक्त कराची में क्या भाव चल रहा है वो भी और आ रहा है। फल जो है उनकी कीमत भी हम आपको बता रहे हैं जनाब। सेब गोल्डन है, अमरूद है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जनाब जो कि आप खरीद सकते हैं फल फ्रूट में, और सस्ती ऑप्शंस भी मौजूद है। सस्ती के अलावा रिजनेबल कह सकते हैं, सस्ती से लग रहा है पता नहीं क्या बता रहे हैं हम। देखना रिजनेबल जो affordable आपकी बजट के अंदर अफोर्डेबल है, दैट्स द राइट वर्ड। तो अफोर्डेबल प्राइसेस में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रही है। और बैंगन, मिर्ची और प्याज, लहसुन आप देख रहे हैं। काफी टाइम हो गया किचन में गए हुए, कोई बात नहीं, अब जाना शुरू करेंगे ताकि सब्जियों की याददाश्त वापस आ चले जाए। अगर आ आप सके। किचन जा ही रही हैं तो फिर आप इस्लामाबाद से भिंडी लेती जाएं, वो तकरीबन कोई 157 रुपए मिल रही है इस्लामाबाद से। उज़ैर, अभी हम लाहौर में मौजूद हैं। दस्तयाब है, तो वहां से आप किचन का रुख कर सकती हैं। तो ठीक है। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है जो कि आ चुकी है। और फलों में क्या है इस्लामाबाद में जो कि अफोर्डेबल प्राइस में आ रहा है, रीजनेबल प्राइस में? अमरूद है सबसे सस्ता 140 पर। और अमरूद वैसे भी, जैसे कि आज हमने एक टॉपिक पे बात की थी स्टमक इशू के हवाले से, तो इस उसके लिए तो फ्लोरी पे हमने बेहतरीन है। बात की थी। तो अगर स्टमक इशू अगर आपको है तो आप अमरूद यूटिलाइज कर सकते हैं, खा सकते हैं, उसके बीज बड़े फायदेमंद होते हैं। प्रोग्राम में अब बात करेंगे ज़हनी सेहत के हवाले से, और माशरती दबाव को भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे माशरे में अक्सर बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि इज्जत ही सब कुछ है, अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी और हत्ता कि अपने ख्वाब भी कुर्बान कर दो, लेकिन ख़ानदान का नाम बुलंद रहना चाहिए। लड़की हो या फिर लड़का, हर किसी पर एक मिसाली बनने का दबाव होता है। अक्सर वालिदैन, माशरा और रिश्तेदार किसी भी फैसले को अपनी अना, गैरत और ख़ानदानी बकार से जोड़ देते हैं। लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का सवाल है। ये जुमले ना सिर्फ आम हैं बल्कि कई नौजवानों की ज़हनी सेहत को बुरी तरह मुतासिर भी करते हैं। हमने ऐसे बेशुमार केसेस देखे हैं जहां लड़कियां सिर्फ खानदान की इज्जत बचाने के लिए ज़बरदस्ती की शादियां कर लेती हैं, या नौजवान लड़के वालिदैन के ख्वाब पूरे करने के लिए इस चक्कर में फंस जाते हैं कि वो अपनी शनाख्त और असल सलाहियतों को खो बैठते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, खुद एतमादी की कमी और बाज़-औक़ात खुदकुशी जैसे एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में नाज़रीन रहते हैं जहाँ इंसान की शख्सियत जो है, उसकी कामयाबी, उसकी तरबियत का म्यार अक्सर हम देख सकते हैं कि किस तरह एवेल्यूएट किया जाता है। और वाक़यात ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आजकल रूनुमा हो रहे हैं, और इसी को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद है माहिर नफ्सियात आमना मोइन साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आमना, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ये जो पीयर प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर हमारी यूथ पर होता है, पेरेंट्स की जानिब से, सोसाइटी की जानिब से, जो ऑलरेडी पहले लोग एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनका भी इम्पैक्ट आता है कि वालिदैन कहते हैं कि उसको देखो, इसको देखो। तो किस तरह ज़हनी दबाव को हमारी नौजवान नस्ल मैनेज करे, ये बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो चीज़ समझनी है वो ये है कि आप पेरेंट्स, बीइंग पेरेंट्स, आप जितना मर्जी बच्चे पे दबाव डाल लें, बट किड्स आर बॉर्न, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं उनकी और कुछ उनकी वीकनेसेस होती हैं।
जो चीज़ बेसिकली हमें अप्लाई करनी है, जो चीज़ हमें समझनी है पेरेंटिंग में, कि जो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है उस पर फोकस ना करें ना। अल्लाह ताला ने परफेक्ट तो किसी को भी नहीं बनाया हुआ। हम भाग रहे होते हैं कि अच्छा जी, अब बड़ा टिपिकल किस्म का है, चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा काम इसी चीज़ पे रहता है कि जब टीनेजर्स आते हैं तो उनका ये होता है कि जी हमने ये फील्ड सेलेक्ट करनी है। पेरेंट्स का होता है कि नहीं जी, आर्ट्स में जाके क्या करेगा, इकोनॉमिक्स में जाके क्या करेगा। एक रिफ्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, एक वो स्टिग्मास अटैच्ड है हमारे यहाँ बेसिकली, और वही टिपिकल मेंटालिटी कि अच्छा ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप ये देखें कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। अगर तो आपके बच्चे की स्ट्रेंथ मैथ्स, इंजीनियरिंग, इन चीज़ों की तरफ है तो आप ज़रूर उस चीज़ पे फोकस करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं चैनल करना। अच्छा, अब इसमें जो है वो बहुत दफ़ा हमें ये सुनने को मिलता है कि जी आप जो है ना वो मतलब ये प्रैक्टिकली ये सॉल्यूशंस नहीं है जो आप लोग देते हैं। वो बात भी ठीक है, बीइंग पाकिस्तानी या एशियन कंट्रीज़ में अगर हम उठा के देखें, लेकिन फिर ये होता है कि आपने बच्चे की एनर्जीज़ को चैनल किस तरीके से करना है। दैट इज़ द मेन थिंग कि अच्छा वो फैमिली का वो बच्चा उधर पहुंच गया और ये हो गया, वो हो गया। अब जैसे अब हमारे पास जो मेरे पास बड़ी इस तरह की एग्जांपल्स हैं कि अच्छे खासे मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ बच्चे माशाल्लाह से वन वाज एक्चुअली ऑन द साइकोटिक साइड, शिज़ोफ्रेनिक किस्म का उसका था, विद द साइकेट्रिस्ट की हेल्प से और विद साइकोथेरेपी जो हम लोग मतलब मैं कर रही होती हूँ, तो उसके साथ चला के अब माशाल्लाह दैट किड इज़ इन मेडिकल कॉलेज इन पाकिस्तान। माशाल्लाह। मैं खुद सऊदीया में जबकि रहती हूँ और वहाँ पे पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया। दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज जो मैं हमेशा बताती हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डालते हैं ना तो वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा होता है बच्चा, वो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। अब आपने उस चीज़ को चैनल किस तरह से करना है। जैसे बड़ी मज़े की एक एग्जांपल थी, एक बच्ची थी जिसको बहुत ज़्यादा आर्ट्स का शौक था और वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे थे कि नहीं इसने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। अब उसी को जिस तरीके से पेरेंट्स को हमने गाइड किया, पेरेंट्स को चैनल किया कि भाई ड्राइंग है ना उसकी स्ट्रेंथ, अब वही चीज़ कि आप उससे आंखों की ड्राइंग्स बनवा लें, आप उससे एनाटमी की ड्राइंग्स बनवा लें, वो आहिस्ता 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 उसका चैनल होता चला गया। सो बेसिकली गाइडेंस जो है ना वो हाथ पकड़ के चलें, उनके दोस्त बने। ये बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत है। खूबसूरत आपने मिसाल भी दी है डॉक्टर साहब। अब आपने बात की कि किस तरह जब वालिदैन का प्रेशर होता है, बच्चा कुछ और करना चाह रहा होता है लेकिन दबाव होता है बच्चे पे, तो उसकी ज़हनी सेहत किस तरह मुतासिर हो रही होती है। सोसाइटल प्रेशर की अगर हम बात करें, इसमें आप क्या वजूहात देखती हैं, क्या मुहर्रिकात होते हैं सोसाइटल प्रेशर के पीछे? सोसाइटल प्रेशर में मेनली तो फैमिली का है, एक वो जैसे मैंने कहा ना कि स्टिग्मास अटैच्ड हैं कुछ फील्ड्स के साथ जी। इसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाना। अभी जैसे हमारे सामने रिसेंट हुमैरा का जो केस था, एक्ट्रेस जो थी, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, तो वो सारा बेसिकली यही था कि जी मतलब कुछ फील्ड्स हैं जिनको कि नहीं एक्सेप्ट किया जाता। हम भी उन्हीं में से हैं, डॉक्टर थी, हम भी उन्हीं में से हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जी आप साइकोलॉजिस्ट पे जा रहे हैं जी, अब हम कोई पागल है, आपका बच्चा कोई पागल है क्यों, यू नो वो बिल्कुल ही वो उस एक्सट्रीम पे चले जाना ना, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग है जहालत है। दिस इज़ इलिटरेसी बेसिकली कि आपने वो सोचा हुआ है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, नहीं ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है या ऐसे नहीं होना चाहिए। वो माइंडसेट्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो गए हुए हैं, बहुत फंस गए हैं हमारे अच्छा, तो फिर ये बताइए कि किस तरह चलें अच्छे वालिदैन बच्चों को गाइड कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के बारे में कहा जाता है वो मोम की तरह होते हैं, जैसे भी उनको मोल्ड करना चाहें वो मोल्ड हो जाते हैं। तो अगर वालिदैन जो एक बिल्डिंग बन चुके हैं, अगर उनमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, जिस तरह हमने बहुत सारे वालिदैन सख्त देखे हैं, हुमैरा की बात देख लें कि उसके फौत होने के बाद भी किस तरह के सख्त बयानात आएंगे और मतलब तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वालिदैन के अंदर किस तरह पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाई जाएं कि उनका बच्चा जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको मोल्ड भी कर सकोगे, लेकिन आप अगर कहो कि सख्ती के साथ आप सब कुछ करवा लो, किस तरह क्या कहेंगे इस माजरे पर? पता है, दिस इज सच अ वंडरफुल पॉइंट। एक्चुअली होता भी यही है कि वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ वेरी रेजिस्टेंट, ज़्यादातर यही देखा जा रहा होता है। और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ज़्यादा जो कपल ऑफ मंथ्स में मैंने चीज़ देखी कि कोई ना कोई एक पेरेंट जो है ना वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ वो लेके जो है ना क्वालिटीज़ लेके, अब वो उसमें कंट्रोलिंग फैक्टर भी आ जाता है, उसमें लैक ऑफ एम्पैथी भी आ जाती है। उनको फ़र्क नहीं पड़ा बच्चे की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हेडेक्स रह रहे हैं बच्चों को माइग्रेन्स इतनी छोटी एज में डेवलप हो रहे हैं, उनको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, वो अपने उसके अंदर है। अब इसमें एक चीज़ तो सबसे पहली जो मैं कहूँगी वो ये है कि जो भी एक पेरेंट, अल्लाह ताला ने भी कुछ बैलेंस बनाया हुआ है, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, तो कोई एक होगा जो ज़रूर या माँ का दिल नरम होगा या फिर बाप का दिल नरम होगा।
तो वो ज़्यादा सपोर्ट दें। और सेकेंडली स्कूल सिस्टम्स, ये एक बेहतरीन पॉइंट। स्कूल्स में हमें बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे बात करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ब्रिंग अप करने की ज़रूरत है कि ये एक कॉमन चीज़ है। आप अगर स्कूल में काउंसलर पे जा रहे हैं तो दैट डज़ नॉट मीन कि बच्चा कोई पागल है, अल्लाह माफ़ कर दे, या उसको कोई इश्यूज़ हैं। सो ये मतलब ये वो ब्रेक करने हैं ना, बैरियर्स ब्रेक करने हैं। तो छोटे छोटे लेवल्स ये पे। बताइए कि फिर वालिदैन जो है और स्कूल्स जो हैं और जिन जिन लोगों पे जिम्मेदारी आयद होती है, बच्चों की इमोशनल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स बहुत कॉमन है, बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बिकॉज मैं बहुत सालों से पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं जिनमें काउंसलर्स होते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज टेलिंग मी एक्चुअली कि उनके पास एक बच्ची आई, पेरेंट्स दोनों जॉब करते थे, और वो बच्ची बहुत ही थीटा किस्म की थी, वेरी एक्सेप्शनली गुड इन कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट। तो वो साइबर बुली हो रही थी। अच्छा। एंड शी वाज एबल टू कम टू द स्कूल काउंसलर एंड टेल हर। फिर उन्होंने पेरेंट्स को ऑन बोर्ड किया, कॉन्फिडेंस में लिया कि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, और आप जिसे कहते हैं ना, उनको गाइड किया कि आपने बच्ची को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से सिचुएशन को लेके चलना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि पेरेंट्स को भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। स्कूल्स में इस चीज़ को करवाया जाए, छोटी छोटी वर्कशॉप्स कराई जाए। पेरेंटिंग की इटसेल्फ मैं कहती हूँ कि वर्कशॉप्स कंडक्ट होनी चाहिए। काउंसलिंग इन शॉर्ट बहुत ज़रूरी है, वो पेरेंट्स की काउंसलिंग हो या बच्चों की, दोनों की बहुत ज़रूरी है। उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं उनको वैल्यूज समझाना कि आजकल दौर बदल चुका है। आप बच्चों को, वही हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, उनको फोर्स नहीं कर सकते, उन पर एम्फसाइज नहीं कर सकते, उनको प्यार से समझा ज़रूर सकते हैं, एग्जाम्पल दिखा के उनको ज़रूर गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कहें कि दबाव डालकर कुछ करवा लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया आमना, कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कि जो चीज़ मैं हमेशा पेरेंट्स को बताती हूँ वो ये है कि अगर आप उनके दोस्त नहीं बनेंगे ना, बाहर बहुत ईवल है, सोसाइटी इज फुल ऑफ ईवल। कोई और वो जगह लेगा और वो कुछ गलत ही, कुछ भी करवा सकता है। एग्जैक्टली, वो कुछ गलत ही करवाएगा उनसे। तो इसलिए खुद वो चीज़ करें कि कुछ भी अगर हो जाता है तो वो उसको वो कंफर्ट जोन दें, उसको वो कॉन्फिडेंस दें कि बेटा कुछ भी हो जाए पहले हमें आके बताओ, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सोल्यूशन है। ठीक, थैंक यू सो मच आमना। और जैसे कि आमना ने कहा है कि सोसाइटी इज फुल ऑफ ईवल, ये बेहतरीन जुमला है। इसको कंक्लूड करने का सोचिएगा, सेगमेंट जरूर देखिएगा, सोशल मीडिया पे भी जाके देखिएगा। से बात करते हुए अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो हेजिटेट मत करें, ये मत समझे कि इसको कोई नफ्सियाती मसला हो गया है तो हम इसको जनाब लेके जाएंगे नहीं, लोग क्या कहेंगे कि जनाब आप हमारे नफ्सियात के पास अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं। तो ये स्टिग्मा को तोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। करेंगे तालीम के हवाले से। तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की, फिक्री बेदारी और माशी मजबूती की बुनियाद होती है, लेकिन जब तालीमी निज़ाम खुद मसाइल का शिकार हो जाए तो कौम का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ जाता है। पाकिस्तान का मौजूदा तालीमी निज़ाम दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम फ़िलहाल हो चुका है। एक जानिब रवायती निज़ाम है जो रटे पुराने निसाब और अमली तरबियत की कमी से दो चार है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं AO लेवल जैसे जदीद बैनुल-अक़वामी निज़ाम तालीम मौजूद है जो सिर्फ अमीर तबके तक ही महदूद है। ये फ़र्क ना सिर्फ तालीमी मियार में खला पैदा करता है, गैप पैदा करता है, बल्कि माशरती नाहमवारी और तबकाती तकसीम को भी बढ़ा रहा है। तबकाती निज़ाम तालीम के बायस जब नौजवानों को बेहतर रोज़गार के मौके मुयसर नहीं आते तो फिर वो बैरून मुल्क जाने को ही तरजीह देते हैं। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक साल 2024 में पढ़े लिखे और हुनरमंद 7.5 लाख अफराद रोज़गार और बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। हुकूमत तो इसको ब्रेन गेन करार देती है जबकि ऑपोजिशन इसे ब्रेन ड्रेन का नाम दे रही है। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं माहिर तालीम डॉक्टर इफ्तिखारुल हक साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे बतौर माहिर तालीम, आपके नज़दीक पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में मसला कहाँ पर है? मतलब निसाब का मसला है, पॉलिसी का मसला है, या फिर वसाइल की कमी है? मसला है कहाँ पर? मसाइल तो बेशुमार हैं। कुछ जैसे आपने अर्ज़ किया, आपने फरमाया था कि कुछ तो अपने इंट्रोडक्शन में फरमा दिया था कि काफ़ी ज़्यादा गैप है। असल में ऐसा मुल्क जहाँ पे हम अगर अपनी पास्ट हिस्ट्री देखें कि ऐसे ऐसे मिनिस्टर मौजूद रहे हैं जिन्हें हम अंगूठा छाप कहते हैं, दे वर नॉट इवन फंक्शनली लिटरेट। हमारे पास रिकॉर्ड है, वी कैन एक्सप्लोर द रिकॉर्ड। तो वहाँ पे फिर तालीम और सेहत ये दो शोबे होते हैं जिस पे वेस्ट है, मिडल ईस्ट है, जितनी एडवांस कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बजट बहुत ज़्यादा रखते हैं।
तो एक चीज़ तो होती है नाम की, कि जिस वक्त ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी इंग्लैंड में, हार्वर्ड वहाँ पे बन रही थी, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम ताजमहल आगरा बना रहे थे। नो डाउट दैट्स ए गुड अचीवमेंट, आर्किटेक्चरल मोनूमेंट, सोर्स ऑफ इनकम है टूरिज्म के लिए। लेकिन उसके पहले हम भूल गए थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी कोई चीज़ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कोई चीज़ है, हमें उसके मुताबिक कम्पीट करना चाहिए। तो अगर हम बिल्कुल बैक में जाएँ तो वो तो ये है कि हमारा इंडो पाक में सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन हुआ ये कि तकसीम हिंद के बाद इंडिया में और हमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया। इंडिया को जो पहले वज़ीर तालीम मिले थे, ही वॉज ए स्कॉलरली मैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सिर्फ दीनी स्कॉलर नहीं थे, वैसे भी स्कॉलरली पर्सन थे, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। तो उनकी फाउंडेशन ही अच्छी हो गई। फ़ारसी में एक बहुत मशहूर शेर है कि खिश्ते अव्वल चूँ नहद में मार कज तासुरैया मीरावत दीवार कज, कि अनाड़ी मिस्त्री अगर पहले ईंटी टेढ़ी रख देगा तो फिर आसमान तक आप दीवार उठाएंगे, तो टेढ़ी होगी। तो हमारी ये टेढ़ चला आ रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि बुनियाद को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, हाउ टू रेक्टिफाई द रॉन्ग स्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है पूरी दीवार तो नहीं गिरा सकते, लेकिन हम सिस्टम को, जैसे हम कहते हैं, ओवरऑल करने की ज़रूरत है। हमारे तालीमी निज़ाम है नेगलेक्टेड शोबा, क्लेम इसमें कर दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा। जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट आती है वो बड़े बड़े क्लेम कर देती है अपने अपने नाम से। अच्छी बात है, क्लेम करना, अल्लाह करे कि वो क्लेम पूरे भी हों। होता ये कि जैसे 3-4 पिलर्स होते हैं इसके, नाम के बाद होता है काम। अब काम हम शुरू करें तो एक होता है जैसे करिकुलम डिज़ाइनिंग। अब वो लोग बड़ी साइंटिफिक तरीके से करते हैं करिकुलम डिज़ाइनिंग, वेदर इट इज़ नॉर्थ अमेरिका, वेदर इट इज़ वेस्टर्न यूरोप। ये लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेथोडिकली करते हैं, पूरी एक टीम ऑफ स्कॉलर्स हायर करते हैं। अब देखें ना कि उनके हमारे मैट्रिक के बराबर जो ओ लेवल है उसके एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, लंदन यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यानी यहाँ का जो बोर्ड है और वहाँ पे यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, मैं इसी हवाले से बात करना चाहूँगी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगी। मुझे ज़रा कंपैरिजन ड्रॉ करके बताइएगा कि वो बच्चा जो OA लेवल्स करता है और वो बच्चा जो मैट्रिक करके निकलता है, जब वो फर्दर अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में जाता है तो दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं, दोनों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? एक तो लैंग्वेज बैरियर है। फॉर एग्जाम्पल जो OA लेवल का बच्चा अगर वो जाता है CSE की तरफ, वो बड़े आराम से कर लेता है। यस। हमारे वाले को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो मकामी हालांकि निकलते ये भी बहुत ज़्यादा आगे, क्योंकि आगे ओपन कंपटीशन में तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें निकलें। जैसे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग निकल जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हो जाती है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर द फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का लॉ चल रहा है यहाँ पे। तो एक बच्चा जो और लेवल का एक्सपोजर जिसका होता है, एक तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट पहले ही आ जाता है माइंड में कि आई एम एक्वायरिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, कि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देगी या मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देगी। यहीं से सोच का फ़र्क पड़ जाता है। सही। उसके बाद जब वो कंपटीशन में आता है, देखें कि आपके पास ये नाम मैं गिनवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के एक मकामी स्कूल से ही निजी इदारे से पढ़े हुए हैं, अपने बड़े मशहूर एक्टर हैं टीवी के, जिन्होंने माहिरा खान के साथ जिन्होंने फेम हासिल की थी बहुत ज़्यादा, फवाद खान, वो यहीं के पढ़े हुए हैं जी। फिर आपके और भी जो आपके कई और नाम है ऐसे जो निकल रहे हैं, तो परफॉर्मिंग लोगों की पर्सनैलिटी ही और है, बिल्डिंग और जाती है। एक और चीज़ भी है आपके पास ना, इसमें मकामी निज़ाम तालीम में लिमिटेड ऑप्शन हैं सब्जेक्ट्स की। गिने चुने हमारे पास कोर सब्जेक्ट्स हैं, बस उसी की जैसे कहते हैं भेड़ चाल चली जा रहे हैं हम। उनके पास रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स बड़े हैं जी, उसका फ़ायदा बड़ा होता है। आपने अगर म्यूज़िक पहले अडॉप्ट कर लिया, ड्रामा अडॉप्ट कर लिया और साथ आपने फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ी है, तो दैट मेक्स हेल ऑफ डिफरेंस। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, बंदे को ग्रूमिंग हो जाती है कि अब आपका ओपन है शोबा है कि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में चले जाएँ, आप मीडिया ज्वाइन कर लीजिए, आप चाहें तो साइंस में एक्सेल कर लें। अप्रोच चेंज हो जाती है। मतलब वो मैंने अर्ज़ किया था ना कि उनका स्ट्रक्चर एक होता है कि काम का एक नाम होता है, काम में पहला करिकुलम डिज़ाइन है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पेपर है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा मानी रखता है, बहुत ज़्यादा उसका अहमियत है। हमारे यहाँ वो घिसे पिटे सवालात चले आ रहे हैं। मतलब एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कई साल तक स्टूडेंट से कभी साइंस में कभी सोशल साइंसेज में पूछा जाता था कि ज़मीन गोल होने के 5 सबूत दें। उस वक्त दुनिया पता नहीं क्या क्या रही थी, नील आर्मस्ट्रांग चांद के ऊपर उतर चुका था, हमारे यहाँ यही चीज़ें पूछी जा रही थी। यानी ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमारे निज़ाम तालीम में वक्त के साथ साथ तब्दीली नहीं आती, जो कि ज़रूरी होती है, नीड ऑफ द आवर होती है। डॉक्टर साहब, अब
यकसा निज़ाम तालीम और यकसा निसाब की हम बड़ी बातें सुनते हैं, बड़े नारे सुनते हैं, बड़े दावे सुनते हैं, ये हम क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें क्या मुश्किल है और रुकावट क्या है? किस तरह इसको दूर कर सकते हैं? देखें, यकसा निज़ाम तालीम बुनियादी तौर पे तो मेरे मतलब हकीर राय में एक गलत नारा है। अच्छा यकसा मौके देने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ द की पॉइंट। क्योंकि अगर आप यकसा निज़ाम तालीम कर दें तो यू विल किल द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे ना आप। फिर आपके यूएसए में हर स्टेट की अपनी एजुकेशन पॉलिसी है, यूके में हर यूनिवर्सिटी की अपनी एजुकेशन पॉलिसी है, आप उन्हें फ्री हैंड देते हैं, दे कम्पीट वेल। यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो जाती है कि हम ये यकसा निज़ाम तालीम का नारा तो बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन आम आवाम नहीं समझते कि इसकी गहराई क्या है। असल चीज़ तो होनी चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि हर एक को तालीम तक एक्सेस होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस होनी चाहिए। देखिए, वहाँ पे हमारे बच्चे आता है ओ लेवल का, ए लेवल का, वो देता है परफेक्टली एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में इम्तिहान। यहाँ पे आप देख लीजिए, जिस वक्त मैंने एक्सपेरिमेंट ही आप कह लेंगे, मैंने हाफ में हिस्ट्री किया था, तो मुझे पता है कि क्या कंडीशन थी बैठने की। फिर जिस तरीके से मैं खुद मकामी निज़ाम से गुजर के आया हूँ, मैट्रिक से FSC से, मैं आपको पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि शदीद गर्मी में मेरा FSC का एग्ज़ाम हो रहा था और वो जो इन्विजिलेटर साहब थे उन्हें काफ़ी शक था कि मेरी रो में चीटिंग हो रही है, कुछ चक्कर है ऐसा। अब जाहिर सी बात है उनके कॉन्टेक्ट किसी और से होंगे, आके मुझे तंग कर रहे थे बार बार कि जी आप तलाशी दें। तो आई मेड ए वंडरफुल एग्जाम्पल, आई पुट अप माई शर्ट, कहा जी ये शर्ट मैं उतार देता हूँ, इसे आराम से ले जाएँ कोने में, इसकी तलाशी नहीं, और मुझे पेपर करने दें मेहरबानी करके। वो जो बूटी माफिया वगैरह है उसके ऊपर क्रैक डाउन करने से बात नहीं बनेगी, सिस्टम को चेंज करने से बात बनेगी। हमारा जो अब वो ब्रिटिश लेते हैं एग्जाम, तो उनके यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, इन्विजिलेशन सिस्टम अच्छा होता है, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे सारी वहाँ पे। अब तो CCTV तो हर जगह दस्तियाब है ना, तो हमें लगाने चाहिए इसको, ताकि वो खुद ब खुद ये कल्चर ख़त्म हो जाएगा। आपका ये जो चीटिंग का कल्चर है, नकल लगाने का कल्चर है, बूटी माफिया का कल्चर है, इसको हम यहाँ से स्ट्राइक कर सकते हैं। हम क्यों नहीं लगाते अपने एग्जामिनेशन हॉल में, हम क्यों नहीं ऐसे बड़े अच्छे एग्जाम पर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इस तरह के इकदाम जो हैं वो लेने चाहिए, ताकि जो है ना, जो जिनका हक बनता है, जिन्होंने सारा साल पढ़ के मेहनत करके एग्जाम दिए हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। हाँ, उन्हें आगे आना चाहिए, ना कि वो कि जो सिर्फ एक रात के अंदर जिन्होंने बूटी तैयार की और उन्होंने जनाब एग्जाम अटेम्प्ट किया और सारे सवालों के जवाब सही दे दिए और जनाब वो टॉप करके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का।